28.1 परिचय। यूनिट 28 मुख्य रूप से शोध शुरू करने वाले छात्रों और समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान में नए लोगों के लिए है। इस प्रकार के शोध में आमतौर पर संख्याओं के बजाय शब्द शामिल होते हैं। यह इस बारे में बात करता है कि गुणात्मक शोध के निष्कर्षों को कैसे लिखा जाए, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने नहीं लिखा है। यह इकाई इस बात पर चर्चा करती है कि अपने फील्डवर्क को लिखित कार्य में कैसे बदला जाए। 28.2 लिखने में समस्याएं। शोध विधियों की पुस्तकों या सेमिनारों में गुणात्मक शोध के बारे में लिखना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप अधिकांश शोध पुस्तकों या पाठ्यक्रमों को देखेंगे तो यह कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। वे अक्सर मानते हैं कि यदि आप भाषा जानते हैं और तथ्य और सिद्धांत रखते हैं तो लिखना आसान है। वे डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए शोध पुस्तकें मुख्य रूप से डेटा संग्रह तकनीकों, विश्लेषण और निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के तरीके के बारे में बात करती हैं। आइए लेखन के कम चर्चित पक्ष पर एक नज़र डालें, जिसे मैं शांत पक्ष कहूँगा। शोधकर्ता, लेखक और लेखक आमतौर पर सार्वजनिक रूप से इसका उल्लेख नहीं करते हैं। यदि लिखना इतना सरल होता तो साक्षर लोग अक्सर सर्वेक्षणों में खुले प्रश्नों को खाली क्यों छोड़ देते हैं या सिर्फ लागू नहीं क्यों लिखते हैं। यह सर्वेक्षण शोधकर्ताओं को निराश करता है। इससे निपटने के लिए वे पूछने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है कि कुछ लोग पूर्ण उत्तर देंगे, या फिर वे यह सोचकर हाँ या ना में उत्तर वाले प्रश्नों पर स्विच कर सकते हैं कि वे आसान हैं। कभी-कभी सर्वेक्षण किए जा रहे व्यक्ति को प्रश्न जोर से पढ़कर सुनाए जाते हैं, जो फिर किसी और को लिखने के लिए अपना उत्तर देता है। जिन लोगों ने सर्वेक्षणों के साथ काम किया है, वे अक्सर देखते हैं कि उत्तरदाताओं के लिए लिखना कठिन है। लेकिन वही लोग उन विषयों पर बात करने में प्रसन्न होते हैं जिनके बारे में शोधकर्ता को जानकारी चाहिए, जब तक कि यह उनकी संस्कृति में वर्जित न हो। सिर्फ इसलिए कि लोग खुले प्रश्नों को खाली छोड़ देते हैं या लापरवाही से उनका उत्तर देते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे उत्तर नहीं देना चाहते हैं या गंभीर नहीं हैं। बात बस इतनी है कि लिखना तनावपूर्ण, बोझिल या कठिन लग सकता है, खासकर अगर यह उनकी शिक्षा के स्तर को दर्शाता हो। या वे तथ्यों को लिखने से डर सकते हैं, क्योंकि लिखित रिकॉर्ड को सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि बोले गए शब्दों को नहीं। लेकिन यह किसी और समय के लिए एक अलग विषय है। बॉक्स 28.1 लेखन, परीक्षण और क्लेश का एक चरण। लेखन शोध यात्रा का एक कठिन हिस्सा हो सकता है। श्रीवास्तव इस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। उन्होंने पहली बार 1977 में एम.फिल की पढ़ाई के दौरान इस पर ध्यान दिया। चीनी अध्ययन में डिग्री, फिर 1988 में कैम्ब्रिज में सामाजिक मानव विज्ञान में डॉक्टरेट शोध प्रबंध पर काम करते समय उन्होंने इसे और भी अधिक महसूस किया। उस समय कैम्ब्रिज सामाजिक मानव विज्ञान विभाग ने डॉक्टरेट छात्रों के लिए राइटिंग अप सेमिनार नामक एक सेमिनार आयोजित किया था, जो अपने फील्डवर्क से लौटे थे। इस सेमिनार में छात्रों ने अपने फील्डवर्क अनुभव और अपने शोध प्रबंध के कुछ हिस्से प्रस्तुत किए। चूंकि संकाय सदस्य अक्सर उपस्थित रहते थे, इसलिए छात्रों को बहुत घबराहट महसूस होती थी। लेकिन वे जानते थे कि वरिष्ठ विद्वानों से सलाह लेने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। इन सेमिनारों के दौरान छात्र इस बारे में बात करेंगे कि उनका लेखन कैसा चल रहा है। श्रीवास्तव ने उनके अनुभवों को ध्यान से सुना और लेखन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पूछा। क्या यह सही शब्दों, तकनीकी शब्दों, सही व्याकरण, सिद्धांत या कुछ और का उपयोग करने के बारे में था? जहां तक फील्डवर्क के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों का सवाल है, शोधकर्ता आश्वस्त लग रहे थे। जिन लोगों का उन्होंने अध्ययन किया उनके साथ पर्याप्त समय बिताया।
कैम्ब्रिज पर्यवेक्षकों ने कम से कम 1 वर्ष तक क्षेत्र में रहने पर जोर दिया और वे अक्सर उन छात्रों का उल्लेख करते थे जो प्रीफील्ड वर्क सेमिनार के दौरान 2 साल या उससे अधिक समय तक रुके थे। चीन, जापान, कोरिया, बांग्लादेश, स्पेन, रूस, कुछ अफ्रीकी देशों और ईरान के छात्रों को अंग्रेजी से परेशानी हुई। वे अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर सके और उन्हें अमूर्त रचनाएं लिखने में कठिनाई हुई। वे अपने शोध प्रबंध लिखने में धीमे थे। उनमें से कई निजी अंग्रेजी पाठन का खर्च उठा सकते थे और उन्होंने पेशेवर संपादकों को काम पर रखा था। तो इन गैर अंग्रेजी बोलने वालों के लिए मुख्य मुद्दा उनका खराब अंग्रेजी कौशल था, जो उन्हें शोध प्रबंध लिखने के लिए आवश्यक था। यह समझने के लिए कि क्या उनका संघर्ष विदेशी भाषा कौशल की कमी के कारण था या किसी अन्य कारण से, मैंने उनसे पूछा कि अगर उन्हें अपनी मूल भाषाओं में लिखना पड़े तो वे कैसे करेंगे। अधिकांश ने कहा कि वे पत्र तो लिख सकते हैं, लेकिन शोध प्रबंध नहीं। दिलचस्प बात यह है कि देशी अंग्रेजी बोलने वालों को भी लिखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साक्षात्कारों के माध्यम से मुझे पता चला कि उन्हें लिखना भी कठिन लगता है, चाहे वह अपनी भाषा में हो या विदेशी भाषा में। कोई सोच सकता है कि लेखन में अच्छा होना गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एकमात्र चीज नहीं है। कई लोगों को लेखन के साथ संघर्ष करना पड़ता है, जिसके कारण कुछ लोग साहित्यिक चोरी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जो लोग संख्याओं के साथ काम करते हैं, उन्हें अपना शोध लिखने में उतनी परेशानी नहीं होती जितनी उन लोगों को होती है जो शब्दों के साथ काम करते हैं। मात्रात्मक शोधकर्ताओं के पास अक्सर पालन करने के लिए प्रारूप निर्धारित होते हैं, लेकिन गुणात्मक शोधकर्ता ऐसा नहीं करते हैं। उनके शोध की संरचना उनके पास मौजूद डेटा पर निर्भर करती है। हर नृवंश विज्ञान की तरह हर क्षेत्र का अध्ययन अलग होता है। यह देखने के लिए कि एक शोधकर्ता के रूप में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, प्रतिबिंब और क्रिया 28.1 देखें। चिंतन और कार्रवाई 28.1। क्षेत्रीय अनुसंधान पर 4 पृष्ठ लिखें। पाठ समाप्त करने के बाद अपने सामने आई समस्याओं का वर्णन करें। आपके सामने आई प्रत्येक समस्या की प्रकृति को संक्षेप में समझाएं। क्षेत्र अनुसंधान, जटिलताओं को नेविगेट करना। फील्ड अनुसंधान, अकादमिक अन्वेषण का एक अभिन्न घटक, पारंपरिक कक्षा सेटिंग्स की सीमाओं को पार करता है, छात्रों को वास्तविक दुनिया की घटनाओं से सीधे जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैंने क्षेत्र अनुसंधान की यात्रा शुरू की, जो अनुभवजन्य जांच के गतिशील परिदृश्य में खुद को डुबोने के लिए उत्सुक था। इस चिंतनशील कथा में मैं अपने अनुभवों, सामना की गई चुनौतियों और क्षेत्र अनुसंधान की जटिलताओं से निपटने से प्राप्त सबक को चित्रित करता हूँ। क्षेत्र अनुसंधान का परिचय। फील्ड अनुसंधान, जिसे अक्सर ऑन द ग्राउंड जांच का पर्याय माना जाता है, में प्राकृतिक सेटिंग्स में डेटा का व्यवस्थित संग्रह शामिल होता है, जो शोधकर्ताओं को जांच के विषय में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। चाहे साक्षात्कार आयोजित करना हो, सर्वेक्षण आयोजित करना हो या नृवंश विज्ञान संबंधी अवलोकन करना हो, क्षेत्र अनुसंधान के लिए सावधानीपूर्वक योजना, अनुकूलनशीलता और नैतिक विचारों के बारे में गहरी जागरूकता की आवश्यकता होती है। क्षेत्र अनुसंधान की प्रकृति। इसके मूल में क्षेत्र अनुसंधान अनुभवात्मक सीखने की भावना का प्रतीक है, जो सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटता है। पारंपरिक अनुसंधान पद्धतियों के विपरीत, जो पूरी तरह से माध्यमिक स्रोतों पर निर्भर करती हैं, क्षेत्र अनुसंधान अध्ययन के तहत घटना के साथ सीधे जुड़ाव पर जोर देता है, जिससे विद्वानों की जांच समृद्ध होती है और वास्तविक दुनिया की जटिलताओं की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्र अनुसंधान के माध्यम से मेरी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी।
प्रत्येक बाधा ने विकास के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत किया, जिससे मुझे अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए लचीलापन विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। पहुंच और अनुमतियां। अनुसंधान स्थलों तक पहुंच सुनिश्चित करना और आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना एक प्राथमिक बाधा के रूप में उभरा। संस्थागत नौकरशाही, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और तार्किक बाधाएं प्रगति में बाधा डालती हैं, जिससे लगातार संचार और बातचीत की आवश्यकता होती है। इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए कूटनीति, धैर्य और स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक था। प्रतिभागियों की भर्ती। प्रतिभागियों की भर्ती एक और कठिन चुनौती साबित हुई। सीमित उपलब्धता, अनुसंधान उद्देश्यों के प्रति संदेह और अपरिचित पूछताछ में संलग्न होने की अनिच्छा ने डेटा संग्रह में बाधाएं उत्पन्न की। तालमेल स्थापित करना, अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करना और गोपनीयता के संबंध में चिंताओं को संबोधित करना सहभागी सहयोग प्राप्त करने के लिए आवश्यक रणनीतियां थीं। डेटा संग्रह और विश्लेषण। डेटा संग्रह की प्रक्रिया अपनी तरह की चुनौतियों से भरी हुई थी। समय की कमी, तार्किक बाधाएं और अप्रत्याशित परिस्थितियों ने फील्डवर्क को बाधित कर दिया, जो लचीलेपन और आकस्मिक योजना के महत्व को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त डेटा को संश्लेषित और विश्लेषण करने के लिए कच्ची जानकारी की जटिलता के बीच पैटर्न, आउटलेयर और उभरते विषयों को समझने के लिए पद्धतिगत कठोरता और महत्वपूर्ण सोच कौशल की आवश्यकता होती है। नैतिक दुविधाएं। संपूर्ण शोध प्रक्रिया के दौरान नैतिक विचार बड़े पैमाने पर उभरे। उपकार, गैर दुर्भावना और स्वायत्तता के सम्मान के सिद्धांतों को संतुलित करते हुए मैं शोधकर्ता प्रतिभागी संबंधों में निहित सूचित सहमति, गोपनीयता और शक्ति गतिशीलता के मुद्दों से जूझ रहा था। नैतिक अखंडता के लिए प्रयास करने के लिए संवेदनशीलता, सांस्कृतिक बारीकियों के प्रति संवेदनशीलता और अनुसंधान आचरण के सभी पहलुओं में नैतिक मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सीख सीखी। असंख्य चुनौतियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान के माध्यम से मेरी यात्रा ने अमूल्य सबक और अंतर्दृष्टि प्रदान की जो अकादमिक क्षेत्र से परे है। अनुकूलनशीलता, लचीलापन सफल क्षेत्र अनुसंधान की आधारशिला के रूप में उभरा। अप्रत्याशित परिस्थितियों को अपनाने, अनुसंधान योजनाओं को संशोधित करने और अस्पष्टता को अपनाने से समस्या समाधान में लचीलापन और रचनात्मकता को बढ़ावा मिला। संचार कौशल, नौकरशाही बाधाओं को दूर करने, प्रतिभागियों के साथ संबंध स्थापित करने और अनुसंधान उद्देश्यों को स्पष्ट करने में प्रभावी संचार अपरिहार्य साबित हुआ। सक्रिय श्रवण, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को विकसित करने से बातचीत की गुणवत्ता में वृद्धि हुई और सार्थक जुड़ाव की सुविधा मिली। नैतिक चिंतन, नैतिक दुविधाओं ने अनुसंधान आचरण में नैतिक प्रतिबिंब और अखंडता के महत्व को रेखांकित किया। न्याय, सम्मान और उपकार के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए निरंतर आत्मपरीक्षा, साथियों और आकाओं के साथ परामर्श और एक नैतिक अनिवार्यता के रूप में नैतिक अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अंतःविषय परिप्रेक्ष्य, क्षेत्र अनुसंधान ने अनुशासनात्मक सीमाओं को पार कर जांच के लिए एक अंतःविषय दृष्टिकोण को आमंत्रित किया है। विविध क्षेत्रों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से विश्लेषण की गहराई और चौड़ाई समृद्ध हुई, जिससे जटिल घटनाओं की अधिक सूक्ष्म समझ को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष। अंत में, क्षेत्र अनुसंधान अनुभवात्मक शिक्षा के सार का प्रतीक है, जो अन्वेषण, खोज और व्यक्तिगत विकास के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। चुनौतियों से भरी होने के बावजूद क्षेत्र अनुसंधान के माध्यम से यात्रा अमूल्य सबक से भरी हुई है, जो न केवल हमारी विद्वतापूर्ण गतिविधियों को बल्कि हमारे चरित्र और विश्व दृष्टिकोण को भी आकार देती है। 28.3 समझें और समझाएं। क्लिफोर्ड गिर्ट्स ने अपने प्रसिद्ध लेख में मोटा विवरण 1973
के विचार को बढ़ावा देते हुए सुझाव दिया है कि फील्ड वर्कर पहले समझें और फिर समझाएं। समझने में विभिन्न प्रकार की तकनीकों और विधियों, मानव विज्ञानी के उपकरणों का उपयोग करना शामिल है। पेल्टो 1970 मानवशास्त्रीय तरीकों पर अपनी मानक पाठ्य पुस्तक में बताते हैं कि फील्ड वर्कर्स के पास तकनीकों का एक निश्चित सेट आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय उन्हें सैद्धांतिक प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त सामान्य प्रकार की तकनीकों का ज्ञान होता है। हालांकि वे यह भी समझते हैं कि प्रत्येक फील्डवर्क स्थिति अद्वितीय है और इन तकनीकों और विधियों के साथ एक प्रयोग के रूप में कार्य करती है। कोई विशेष तकनीक या विधि प्रभावी है या नहीं, यह अध्ययन किए जा रहे समुदाय की स्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार फील्ड वर्कर संदर्भ के आधार पर विभिन्न तकनीकों और विधियों को जोड़ते हैं। वे नए आविष्कार भी कर सकते हैं या मौजूदा को बेहतर बना सकते हैं। समाजशास्त्रीय लेखन में अक्सर क्षेत्रीय कार्य में इन तकनीकों और विधियों के उपयोग के विवरण शामिल होते हैं। रेंडरिंग शिक्षाविदों, जनता और हितधारकों के सामने हमारे निष्कर्षों की प्रस्तुति है। यह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे अकादमिक रिपोर्ट, लेख और मोनोग्राफ लिखना, व्याख्यान और सेमिनार प्रस्तुतियां देना, अध्ययन के दौरान तैयार की गई स्लाइड, चित्र, फिल्म या वीडियो दिखाना, अध्ययन किए गए लोगों के बारे में कहानियां सुनाना या कविताएं सुनाना, स्पष्टीकरण के साथ स्थानीय सांस्कृतिक कलाकृतियों का प्रदर्शन, क्षेत्र अध्ययन पर चर्चा करते हुए टीवी शो में दिखना, समाचार पत्रों और लोकप्रिय पत्रिकाओं के लिए लेखन, नृवंश विज्ञान नाटकों या कथा साहित्य की पटकथा लिखना, या बस अध्ययन और अनौपचारिक सेटिंग में शामिल लोगों पर चर्चा करना। फील्ड वर्कर आमतौर पर अपने निष्कर्षों को साझा करने के लिए इन विकल्पों का उपयोग करते हैं। शैक्षणिक कार्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रकाशन है। इसमें किताबें, लेख और गंभीर शोध पत्र शामिल हैं। शिक्षा जगत में प्रकाशन महत्वपूर्ण है। अतीत में शोध निष्कर्षों को साझा करने का एकमात्र तरीका लेखन था। आजकल वेबसाइटों के लिए लिखना या ई-पुस्तकें बनाना जैसे अन्य तरीके भी मौजूद हैं। पहले हम हाथ से या टाइपराइटर पर लिखते थे। अब हम कंप्यूटर या डिक्टाफोन का उपयोग करते हैं और फिर रिकॉर्डिंग को ट्रांसक्राइब करते हैं। व्याख्यान भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, प्रतिलेखित किए जाते हैं, संपादित किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं। हम अपने फील्ड वर्क अनुभवों को कक्षाओं और व्याख्यानों में साझा करते हैं और अन्य लोग उन्हें हमारे लिए लिखते हैं। हालांकि फिल्में और तस्वीरें नृवंश विज्ञान में उपयोगी जोड़ हैं, लेकिन वे लिखित कार्य का स्थान नहीं लेते हैं। तस्वीरें बहुत सारी जानकारी दे सकती हैं, लेकिन शब्द अभी भी प्राथमिकता है। चित्रों और कैप्शन से भरी किताब को नृवंश विज्ञान या शोध पत्र नहीं माना जाता है। लिखित प्रकाशनों में चित्रों की भूमिका के लिए बॉक्स 28.2 देखें। बॉक्स 28.2 शब्द पहले आते हैं और चित्र वैकल्पिक हैं। इस परिच्छेद में श्रीवास्तव ब्रिटिश और अमेरिकी विद्वानों की मानव विज्ञान पाठ्यपुस्तकों के बीच देखे गए अंतर के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश किताबों में आमतौर पर बहुत कम या कोई चित्र नहीं होते हैं, जबकि अमेरिकी किताबों में बहुत सारे चित्र होते हैं। उन्होंने विशिष्ट ब्रिटिश ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे जॉन बीटी की अदर कल्चर्स और लूसी मयर की एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जिनमें चित्रों का अभाव है। चित्र और भौतिक वस्तुएं आमतौर पर परिशिष्ट या संग्रहालयों में जाती हैं। दृश्य मानव विज्ञान को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। श्रीवास्तव याद करते हैं कि कैम्ब्रिज सेमिनारों में स्लाइड, फिल्म या ऑडियो पर बहुत अधिक निर्भर रहने को लेखन में पर्याप्त प्रयास नहीं करने के रूप में देखा जाता था। कुछ विश्वविद्यालय शोध प्रबंधों में चित्रों की संख्या सीमित कर देते हैं या प्रत्येक चित्र को शब्दों की एक निश्चित संख्या के बराबर गिनते हैं। इसका मतलब है कि छात्रों को शब्द सीमा से अधिक होने से बचने के लिए चित्रों का चयन सावधानी से करना चाहिए।
हालांकि भले ही तस्वीरें शक्तिशाली हो सकती हैं, लेकिन वे लेखक को कोई श्रेय नहीं दिलाती। डिग्रियां चित्रों के आधार पर नहीं, शब्दों के आधार पर प्रदान की जाती हैं। श्रीवास्तव ने क्लिफोर्ड के एक उद्धरण का उल्लेख किया है जो मानव विज्ञानियों के लिए लेखन के महत्व पर जोर देता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि लिखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फील्डवर्क करना। तालमेल स्थापित करने और डेटा एकत्र करने के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। हालांकि फील्डवर्क कैसे करें, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन लिखने के अनुभव के बारे में शायद ही कुछ है, जिसमें डेस्क वर्क के नाम से जानी जाने वाली समस्याएं और चुनौतियां भी शामिल हैं। बेकर 1986 बताते हैं कि शिक्षक आमतौर पर छात्रों को यह नहीं समझाते हैं कि पाठ्य पुस्तकें और मोनोग्राफ कैसे लिखे जाते हैं। अधिकांश छात्रों को कभी भी अपने शिक्षकों या पेशेवर लेखकों को अपने डेस्क पर काम करते हुए नहीं देखने को मिलता है, और वे लेखक अक्सर पाठ लिखने के अपने अनुभव साझा नहीं करते हैं। पिछले 20 वर्षों में कुछ लेखकों ने इस विषय पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित किया है। उनका तर्क है कि लेखन की प्रक्रिया पर स्पष्ट रूप से चर्चा की जानी चाहिए। हालांकि कुछ शोधकर्ता दूसरों की तुलना में अधिक रचनात्मक होते हैं, फिर भी किसी की रचनात्मकता के स्तर की परवाह किए बिना लेखन के पहलुओं पर निष्पक्ष रूप से विचार करना और याद रखने के लिए सहायक बिंदुओं की पेशकश करना संभव है। इनमें से कई कार्य इस बात पर जोर देते हैं कि नियमित लेखन रचनात्मकता को बढ़ा सकता है। आगे के मार्गदर्शन के लिए हॉवर्ड बेकर की सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए लेखन, अपनी थीसिस, पुस्तक या लेख को कैसे शुरू और समाप्त करें, 1986, हैरी वोलकोट की राइटिंग अप क्वालिटेटिव रिसर्च, 1990 और वोलकोट की द का संदर्भ लेने की अनुशंसा की जाती है। आर्ट ऑफ फील्डवर्क, 1995, जिसमें लेखन पर एक अध्याय शामिल है। लॉरेल रिचर्डसन का पेपर जिसका शीर्षक राइटिंग ए मेथड ऑफ इंक्वायरी, 1994, भी परामर्श के लायक है। अब आइए ज्ञान को संचार में बदलने की वास्तविक प्रक्रिया का पता लगाने के लिए चिंतन और क्रिया 28.2 को जारी रखें। चिंतन और कार्रवाई 28.2। आप जो जानते हैं उसे लिखें या संप्रेषित करें। दोनों इस अर्थ में संबंधित हैं कि आप केवल वही लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। आप ज्ञान को संचार में बदलने के लिए अपनी सामग्री को व्यवस्थित करना चाहेंगे। चूंकि आप इग्नू के एक अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं, इसलिए आपको इग्नू की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के बारे में जानने की संभावना है। इग्नू प्रणाली के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में अपने परिवार को बताने के लिए आपको इसके बारे में अपनी जानकारी को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। बस अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने का यह अभ्यास करें और फिर इसे संचार में परिवर्तित करें। इस प्रक्रिया का 500 शब्दों में वर्णन करें। शीर्षक: इग्नू प्रणाली को समझना, ज्ञान और संचार के बीच अंतर को पाटना। परिचय: भारत के सबसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में नामांकित एक छात्र के रूप में मैंने सीखने की एक ऐसी यात्रा शुरू की है जो पारंपरिक शिक्षा की पारंपरिक सीमाओं से परे है। इग्नू ने खुली और दूरस्थ शिक्षा की अपनी अनूठी प्रणाली के साथ मुझे विभिन्न व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं को संतुलित करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। इस चिंतनशील अंश में मेरा लक्ष्य इग्नू प्रणाली की जटिलताओं को समझना, अपने ज्ञान को व्यवस्थित करना और इसे प्रभावी संचार में बदलना है जिसे मेरे परिवार और अन्य लोग समझ सकें। इग्नू प्रणाली को समझना। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL) पद्धति। इग्नू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) के सिद्धांतों पर काम करता है, जो लचीलेपन, पहुंच और समावेशिता की विशेषता है। पारंपरिक विश्वविद्यालयों के विपरीत, इग्नू सीखने की सुविधा के लिए स्वशिक्षण सामग्री,
मल्टीमीडिया संसाधनों और समय समय पर आमने सामने बातचीत के संयोजन का उपयोग करता है। यह दृष्टिकोण छात्रों को दुनिया में कहीं से भी अपनी गति से अध्ययन करने में सक्षम बनाता है, जिससे शिक्षा विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए सुलभ हो जाती है। कार्यक्रम संरचना। इग्नू विभिन्न विषयों में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों से लेकर डॉक्टरेट डिग्री तक शैक्षणिक कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों को कई चक्रों में संरचित किया जाता है, जिनमें आम तौर पर फाउंडेशन पाठ्यक्रम, वैकल्पिक पाठ्यक्रम और विशेषज्ञता मॉड्यूल शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम को विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अंतःविषय अध्ययन और कौशल विकास की अनुमति देता है। अध्ययन सामग्री और संसाधन। इग्नू के अनुभव का केंद्र मुद्रित पुस्तकों, ऑडियो विजुअल सहायता और ऑनलाइन संसाधनों के रूप में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री का प्रावधान है। इन सामग्रियों को विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है और प्रत्येक पाठ्यक्रम के सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त इग्नू सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए ई-ज्ञानकोश, डिजिटल रिपोजिटरी और ज्ञान दर्शन टेलीविजन चैनल जैसी आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाता है। शैक्षणिक सहायता सेवाएं। शैक्षणिक सहायता के महत्व को पहचानते हुए इग्नू छात्रों को उनकी सीखने की यात्रा के दौरान सहायता करने के लिए कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। इसमें क्षेत्रीय केंद्र, अध्ययन केंद्र और शिक्षार्थी सहायता केंद्र शामिल हैं, जहां छात्र परामर्श, मार्गदर्शन और प्रशासनिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए छात्र मूल्यांकन प्रभाग, एसएडी और ई-ट्यूटरिंग कार्यक्रम जैसे ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। आकलन और मूल्यांकन। इग्नू में मूल्यांकन प्रत्येक पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के आधार पर असाइनमेंट, सत्रांत परीक्षाओं, व्यावहारिक और परियोजना कार्य के संयोजन के माध्यम से आयोजित किया जाता है। विश्वविद्यालय मूल्यांकन की एक मजबूत प्रणाली अपनाता है जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। इसके अलावा इग्नू सीखने के परिणामों और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर मूल्यांकन और प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। परीक्षा प्रणाली। इग्नू की परीक्षा प्रणाली दूरस्थ शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए डिजाइन की गई है। सत्रांत परीक्षाएं देश और विदेश में नामित परीक्षा केंद्रों पर जून और दिसंबर में 2 बार आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय उन छात्रों को पुनः पंजीकरण और परीक्षाओं में दोबारा बैठने की सुविधा प्रदान करता है जो पहले प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ हैं। ज्ञान को संचार में बदलना। अब जब हमने इग्नू प्रणाली के प्रमुख घटकों की रूपरेखा तैयार कर ली है, तो आइए देखें कि हम इस जानकारी को अपने परिवार तक प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचा सकते हैं। प्रिय परिवार, आशा है कि यह पात्र मिलने तक आप सकुशल होंगे। मैं इग्नू में अपनी शैक्षिक यात्रा के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि आपके साथ साझा करने के लिए कुछ समय लेना चाहता था। जैसा कि आप जानते होंगे, इग्नू खुली और दूरस्थ शिक्षा की एक अनूठी प्रणाली पर काम करता है, जो मुझे अपनी अन्य प्रतिबद्धताओं का प्रबंधन करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखने की सुविधा प्रदान करता है। इग्नू में सीखना कक्षा की 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय मेरे पास मुद्रित पुस्तकों, ऑनलाइन संसाधनों और मल्टीमीडिया सहायता सहित विविध प्रकार की अध्ययन सामग्री तक पहुंच है, जो मुझे अपनी गति और सुविधा से सीखने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श, शिक्षण और मूल्यांकन सहायता जैसी विभिन्न सहायता सेवाएं प्रदान करता है कि मुझे अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त हो। इग्नू में अध्ययन के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसकी समावेशिता है। भौगोलिक स्थिति या पृष्ठभूमि के बावजूद जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इग्नू कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं
और अपनी शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। यह विविधता एक समृद्ध सीखने के माहौल को बढ़ावा देती है और मुझे देश के विभिन्न हिस्सों के साथियों और आकाओं के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। मुझे इग्नू द्वारा नियोजित कठोर मूल्यांकन और मूल्यांकन प्रणाली का भी उल्लेख करना चाहिए। असाइनमेंट, परीक्षाओं और प्रैक्टिकल के संयोजन के माध्यम से मेरे सीखने के परिणामों की लगातार निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मैं पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में अपनी समझ को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने में सक्षम हूँ। अंत में, इग्नू में अध्ययन करना मेरे लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव रहा है। मैं न केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त कर रहा हूँ, जिससे मुझे पेशेवर रूप से लाभ होगा, बल्कि मैं एक जीवंत शिक्षण समुदाय का भी हिस्सा हूँ, जो समावेशिता, पहुंच और उत्कृष्टता को महत्व देता है। 28.4 लिखना और ऊपर लिखना। लिखना दुनिया को शब्दों में बदलने की प्रक्रिया है। जब हम दुनिया के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब उस स्थान से है जहां शोधकर्ता एक लंबा समय, आमतौर पर कम से कम 1 वर्ष, लोगों को उनके रोजमर्रा के वातावरण में देखने और उनसे बात करने में बिताता है। इस समय के दौरान शोधकर्ता जिन लोगों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके जीवन का अनुभव करता है, निरीक्षण करता है, सुनता है, सूंघता है और उसका स्वाद चखता है। वे जो देखते हैं, उसके लिए विचार और स्पष्टीकरण भी लेकर आते हैं, सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं और अपने अनुभव और निष्कर्ष लिखते हैं। वे पत्र या ईमेल के माध्यम से पर्यवेक्षकों, परियोजना नेताओं, परिवार और दोस्तों के साथ भी संवाद कर सकते हैं, जो सभी डेटा का हिस्सा बन जाते हैं, जिन लोगों का वे अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें समझने का प्रत्यक्ष विवरण। मरे वैक्स 1980 इस बात पर जोर देते हैं कि लेखन फील्डवर्क के बाद कोई अतिरिक्त चीज नहीं है, यह इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बॉक्स 28.3 अन्य शब्द की व्याख्या। आइए इस बारे में बात करें कि जब हम अन्य कहते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है। जब हम इस शब्द का उपयोग करते हैं तो हम अपने से बाहर किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसका हम अध्ययन कर रहे होते हैं। यह हमारा अपना समुदाय हो सकता है, न कि केवल एक अलग संस्कृति। मानव विज्ञानियों के अनुसार विचार यह है कि हम अपने समुदाय का अध्ययन उसी स्तर की अनासक्ति के साथ कर सकते हैं जिस स्तर पर हम अन्य संस्कृतियों का अध्ययन करते समय करते हैं। यहाँ मुख्य बात यह है कि हमारे अध्ययन के बारे में लिखना तब शुरू होता है जब शोधकर्ता, जिसे नृवंश विज्ञानी भी कहा जाता है, अन्य का अध्ययन शुरू करता है। यह तब हो सकता है जब वे अपना शोध करने या अपना प्रस्ताव लिखने के लिए तैयार हो रहे हों। यह लेखन नोट्स लेने, अवलोकन करने और साक्षात्कारों के अंश लिखने के बारे में है। यह किसी रेसिपी के लिए सामग्री इकट्ठा करने जैसा है। शोधकर्ता समझते हैं कि डेटा एकत्र करना और नृवंश विज्ञान अनुभवों के बारे में लिखना अलग-अलग लेकिन जुड़े हुए कार्य हैं। डेटा संग्रह सबसे पहले आता है, जो नृवंश विज्ञान की नींव बनाता है। हम तथ्यों और विवरणों को अपने डेटा के रूप में नोटबुक और फील्ड डायरी में लिखते हैं। जो कुछ लिखा गया है उसके अलावा हमारे दिमाग में भी जानकारी संग्रहित होती है, जिसे साइमन ओटेनबर्ग हेड नोट्स कहते हैं। जब हम लिख रहे होते हैं तो ये विचार मन में आते हैं और एकत्रित तथ्यों को समझने में हमारी मदद करते हैं। इन मुख्य नोट्स के बिना दूसरों के लिए हमारे लेखन को समझना कठिन है। जैसे ही हम लिखते हैं, हमें एहसास होता है कि हमारे नोट्स और डायरिया पूरी नहीं है। हमारी स्मृतियों में और भी बहुत कुछ है जिसे हम आवश्यकतानुसार याद कर सकते हैं। हम फील्ड नोट्स लिखते हैं, लेकिन नृवंश विज्ञान ग्रंथों का मसौदा तैयार करते हैं। आइए लिखना और लिखना के बीच के अंतर को समझें। लिखना का अर्थ है किसी चीज को रिकॉर्ड करना या नोट करना। इसका मतलब कम परिष्कृत दर्शकों के लिए लेखन को सरल बनाना भी हो सकता है।
उदाहरण के लिए, वह जनता के लिए लिखता है। दूसरी ओर, लिखना का अर्थ है किसी चीज को लिखना, विशेष रूप से पूर्ण विवरण में, जैसे कि एक रिपोर्ट लिखना। इस संदर्भ में लिखने में तथ्यों को रिकॉर्ड करना, लिखना और नोट्स लिखना शामिल है। मार्गरेट मीड फील्डवर्कर्स द्वारा अपने प्रारंभिक नोट्स को तुरंत अधिक विस्तृत नोट्स में बदलने के महत्व के बारे में बात करती हैं। इस प्रक्रिया में देरी करने से नोट अपनी ताजगी खो सकते हैं और कम आकर्षक बन सकते हैं। जब फील्ड कर्मी अपने नोट्स लिखने लगते हैं, तो उन्हें उपलब्धि की अनुभूति होती है। इन लिखित नोट्स और अलिखित यादों से शोधकर्ता गुणात्मक कथा, नृवंश विज्ञान टुकड़ा बनाता है। लिखने और लिखने के बीच के इस अंतर को गिर्च ने अपने एक साक्षात्कार में भी उजागर किया है। मैंने दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका जैसे विभिन्न स्थानों में काम करते हुए बहुत समय बिताया है, कुल मिलाकर लगभग 12 साल। इस दौरान मैं कोई लेखन नहीं करता हूँ। इसके बजाय मैं अवलोकन करने और नोट्स लेने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। जावा में उदाहरण के लिए, मैंने स्थानीय लोगों के साथ रहकर 2 से ढाई साल बिताए। जो कुछ भी मैं देखता और सुनता हूँ, उसे लिखता हूँ। यह समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैदान से लौटने के बाद मैं अपने सभी नोट्स और यादें लेता हूँ और लिखना शुरू करता हूँ मेरे अनुभवों के बारे में। मेरा जीवन उस क्षेत्र में रहने के बीच बंटा हुआ है जहां मैं ज्यादा नहीं लिखता हूं, और घर वापस आकर जहां मैं अपना अधिकांश लेखन और शोध करता हूं। नोट्स लिखने से अंतिम लिखित दस्तावेज तैयार करने की ओर बढ़ना सक्रिय फील्डवर्क से शांत डेस्क वर्क की ओर स्थानांतरित होने जैसा है। इस परिवर्तन में, जैसा कि गिर्च 1988 द्वारा वर्णित है, इसमें क्षेत्र में प्रत्यक्ष अनुभवों को एक सुसंगत पाठ में परिवर्तित करना शामिल है, चाहे वह एक रिपोर्ट, एक किताब या एक लेख हो। लेकिन क्या यह परिवर्तन उतना सहज है जितना लगता है? यह विभिन्न व्यंजन बनाने के लिए एक ही सामग्री का उपयोग करने वाले विभिन्न रसोइयों के समान है। इसी तरह विभिन्न शोधकर्ता जानकारी के एक ही पूल से विविध नृवंश विज्ञान संबंधी विवरण तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब 2 फील्डवर्कर एक ही स्थिति से डेटा एकत्र करते हैं, तो उनके अवलोकन उनके अद्वितीय सैद्धांतिक दृष्टिकोण के कारण भिन्न होते हैं, जैसा कि प्रतिबिंब और कार्रवाई 28.3 में पता लगाया गया है। चिंतन एवं क्रिया 28.31। अपने अध्ययन केंद्र में MSO 002 के शिक्षार्थियों में से 4 सदस्यों की एक टीम बनाएं। टीम के प्रत्येक सदस्य को आपके अध्ययन केंद्र की गतिविधियों में शिक्षार्थी की भागीदारी के बारे में डेटा एकत्र करना है और एकत्र किए गए डेटा के आधार पर विषय पर केवल एक पृष्ठ का नोट लिखना है। समानताओं और अंतरों के लिए नोट्स की तुलना करें और उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए 200 शब्दों का एक संक्षिप्त नोट तैयार करें। चिंतन और कार्रवाई 28.3। इग्नू के एक छात्र के रूप में हमारे अध्ययन केंद्र में गतिविधियों में शिक्षार्थियों की भागीदारी के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए एक टीम बनाने का काम सौंपा गया था। हमारा प्रयास शैक्षणिक समुदाय के भीतर छात्रों की भागीदारी, जुड़ाव और समग्र अनुभव की गतिशीलता में गहराई से उतरना था। हमारी टीम में 4 सदस्य शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण लेकर आए। इस सहयोगात्मक प्रयास ने हमें शिक्षार्थियों की भागीदारी की एक व्यापक तस्वीर खींचने की अनुमति दी, जिससे व्यावहारिक चिंतन और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। डेटा संग्रहण पद्धति। अपने डेटा संग्रह प्रयास शुरू करने से पहले हमने अपने निष्कर्षों में स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण स्थापित किया। हमने सर्वेक्षण, साक्षात्कार और अवलोकन विश्लेषण सहित गुणात्मक और मात्रात्मक तरीकों का संयोजन नियोजित किया। सर्वेक्षण, हमने शिक्षार्थी की भागीदारी के विभिन्न पहलुओं, जैसे उपस्थिति दर,
पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी, संतुष्टि के स्तर और गैर भागीदारी के कारणों पर मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करने के लिए एक सर्वेक्षण प्रश्नावली तैयार की है। सर्वेक्षण हमारे अध्ययन केंद्र में छात्रों के एक यादृच्छिक नमूने को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित किया गया था, जिससे विभिन्न जनसांख्यिकी में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। साक्षात्कार, शिक्षार्थियों की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमने चुनिंदा छात्रों, संकाय सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ अर्धसंरचित साक्षात्कार आयोजित किए। इन साक्षात्कारों ने व्यक्तिगत अनुभवों, चुनौतियों का सामना करने और भागीदारी के स्तर में सुधार के लिए सुझावों पर गुणात्मक डेटा प्रदान किया। अवलोकन संबंधी विश्लेषण, सर्वेक्षणों और साक्षात्कारों के अलावा हमने व्याख्यान, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न अध्ययन केंद्र गतिविधियों के दौरान अवलोकन विश्लेषण किया। इससे हमें शैक्षणिक माहौल में छात्र जुड़ाव और बातचीत की गतिशीलता को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिला। मुख्य निष्कर्ष और विचार। टीम के प्रत्येक सदस्य द्वारा एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करने पर हमने अपने अध्ययन केंद्र में शिक्षार्थी की भागीदारी से संबंधित कई सामान्य विषयों और पैटर्न की पहचान की। भागीदारी में बाधाएं। सभी डेटा स्रोतों में एक प्रमुख खोज छात्र भागीदारी में बाधा डालने वाली बाधाओं की उपस्थिति थी। इन बाधाओं में शैक्षणिक कार्यभार, व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं, घटनाओं के बारे में जागरूकता की कमी और परिवहन और शेड्यूलिंग संघर्ष जैसी तार्किक चुनौतियां शामिल थी। भागीदारी के लिए प्रेरक। बाधाओं के बावजूद हमने पाया कि कुछ कारकों ने प्रेरक के रूप में काम किया, जिससे छात्रों को अध्ययन केंद्र की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इन प्रेरकों में आंतरिक कारक जैसे विषय वस्तु में रुचि, बाहरी कारक जैसे मान्यता और पुरस्कार, और सामाजिक कारक जैसे सहकर्मी प्रभाव और अपनेपन की भावना शामिल थे। समावेशिता की धारणाएं। हमारे डेटा से अध्ययन केंद्र समुदाय के भीतर समावेशिता की अलग-अलग धारणाएं सामने आईं। जबकि कुछ छात्रों ने अपनेपन और समावेशिता की मजबूत भावना महसूस की, दूसरों ने उम्र, लिंग या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जैसे कारकों के आधार पर हाशिए पर रहने की भावना व्यक्त की। अनुभवों में इस असमानता ने सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समावेशी और सहायक वातावरण बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। समर्थन प्रणालियों का प्रभाव। संकाय मार्गदर्शन, सहकर्मी नेटवर्क और प्रशासनिक सहायता सहित समर्थन प्रणालियों की उपस्थिति शिक्षार्थी भागीदारी के महत्वपूर्ण सुविधा प्रदाता के रूप में उभरी। जिन छात्रों ने सहायक संसाधनों तक पहुंच की सूचना दी, उनके बाधाओं को दूर करने और अध्ययन केंद्र की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने की अधिक संभावना थी। सुधार के लिए सिफारिशें। अपने निष्कर्षों के आधार पर हमने अपने अध्ययन केंद्र में शिक्षार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें तैयार की। इन सिफारिशों में शामिल हैं बेहतर संचार चैनलों और विपणन रणनीतियों के माध्यम से अध्ययन केंद्र की गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विविध छात्र आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए लचीले शेड्यूलिंग विकल्पों को लागू करना, छात्रों के सामने आने वाली विशिष्ट बाधाओं को दूर करने के लिए शैक्षणिक परामर्श और परिवहन सहायता जैसी लक्षित सहायता सेवाएं प्रदान करना, जागरूकता अभियानों, संवेदनशीलता प्रशिक्षण और भेदभाव या पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए सक्रिय उपायों के माध्यम से समावेशिता और विविधता की संस्कृति को बढ़ावा देना। नोट्स का तुलनात्मक विश्लेषण। अपने व्यक्तिगत नोट्स की तुलना करने पर हमने डेटा की हमारी टिप्पणियों और व्याख्याओं में समानताएं और अंतर दोनों देखे। समानताएं। बाधाओं की पहचान। टीम के सभी सदस्यों ने शैक्षणिक कार्यभार, व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं और तार्किक चुनौतियों सहित शिक्षार्थी की भागीदारी में सामान्य बाधाओं की पहचान की। सहायता प्रणालियों की मान्यता। हम सभी ने संकाय,
साथियों और प्रशासनिक कर्मचारियों की भूमिका पर जोर देते हुए भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में सहायता प्रणालियों के महत्व को स्वीकार किया। समावेशिता पर जोर। प्रत्येक नोट ने सभी शिक्षार्थियों के बीच सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक समावेशी और सहायक वातावरण बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। अंतर। सिफारिशों का फोकस। जबकि हमारी सिफारिशों में सामान्य विषय साझा थे, जैसे जागरूकता बढ़ाना और सहायता सेवाओं को बढ़ाना, टीम के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तावित विशिष्ट रणनीतियों में भिन्नताएं थीं। डेटा की व्याख्या। कुछ टीम के सदस्यों ने साक्षात्कार और अवलोकनों से गुणात्मक अंतर्दृष्टि पर अधिक जोर दिया, जबकि अन्य ने मात्रात्मक सर्वेक्षण डेटा पर अधिक भरोसा किया। व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य। व्यक्तिगत प्रतिबिंबों और व्यक्तिगत अनुभवों ने प्रत्येक नोट के स्वर और परिप्रेक्ष्य को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप व्याख्या और जोर में सूक्ष्म अंतर आया। निष्कर्ष। अंत में हमारे अध्ययन केंद्र में शिक्षार्थियों की भागीदारी पर डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के हमारे सहयोगात्मक प्रयास से सुधार के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सिफारिशें मिली। दृष्टिकोण और व्याख्या में अंतर के बावजूद हमारे निष्कर्ष बाधाओं, प्रेरकों, समर्थन प्रणालियों और समावेशिता से संबंधित प्रमुख विषयों पर सहमत हुए। अपने नोट्स को संश्लेषित करके और समानताओं और अंतरों की पहचान करके हमने शिक्षार्थी भागीदारी गतिशीलता की समग्र समझ प्राप्त की और अधिक आकर्षक और समावेशी शैक्षणिक समुदाय को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियां तैयार की। 28.5 जल्दी लिखें। जल्दी लिखना शुरू करना महत्वपूर्ण है। शब्द ही आधार हैं। एक स्पष्ट और सार्थक अंश बनाने के लिए उन्हें जोड़ना कठिन और कभी-कभी निराशाजनक होता है। मुझे याद है कि मैं अपने कमरे के कोने में अपने डेस्क पर फील्ड नोट्स, डायरियों, महत्वपूर्ण लेखों की फोटोकॉपी और मुख्य पृष्ठों से चिह्नित पुस्तकों से घिरा हुआ बैठा था। हाथ में पेंसिल लेकर मुझे वाक्य बनाने, अक्सर उन्हें मिटाने और दोबारा लिखने में कठिनाई होती थी। मैं चाय बनाने या सिगरेट पीने के लिए ब्रेक लेती थी। यह सब मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद करता था। कुछ दिनों में यह प्रक्रिया घंटों तक चलती रही क्योंकि मुझे अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त करने में परेशानी होती थी। अक्सर मुझे यह सोचकर और अधिक पढ़ने या आसपास के क्षेत्र का दौरा करने की आवश्यकता महसूस होती है कि मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। परिणामस्वरूप लेखन लगातार स्थगित होता गया और मेरी पढ़ने की सूची ढलान पर लुढ़कते स्नोबॉल की तरह लंबी होती गई। इस देरी के कारण बहुत अधिक तनाव हुआ और बहुत सारे पढ़ने और परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों के बीच मेरे विचारों को व्यवस्थित करना कठिन हो गया। लेखन के साथ संघर्ष बहुत वास्तविक है। मेरे अध्ययन में कई शोधकर्ताओं, दोनों युवा और अनुभवी, ने स्वीकार किया कि लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है या अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं शोध छात्र था तो कई बार मैं घंटों तक कुछ भी नहीं लिख पाता था, या अगर मैं लिखने में कामयाब रहा तो वह इतनी खराब गुणवत्ता का था कि मैं उसे साझा नहीं करना चाहता था। इन संघर्षों ने मुझे दुखी और निराश महसूस कराया। मैं अधिक पढ़कर या साथी शोधकर्ताओं के साथ चर्चा करके क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करूंगा। हालांकि मैंने पाया कि इस संघर्ष पर काबू पाने की कुंजी कोशिश करते रहना है। मैं अपनी मेज पर बैठकर बार बार अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करता। धीरे धीरे वाक्य बनेंगे, विचार प्रवाहित होंगे और मैं अपने काम का मसौदा तैयार करना शुरू कर दूंगा। मेरे सामने ड्राफ्ट होने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। फिर मैं इसे प्रतिक्रिया के लिए दूसरों के साथ साझा कर सकता हूँ, इसे संपादित कर सकता हूँ, भागों को जोड़ या हटा सकता हूँ, अपने तर्कों को मजबूत कर सकता हूँ और उद्धरण और संदर्भ जैसे विद्वान तत्वों को शामिल कर सकता हूँ। वोलकॉट 1995, 216 ने इसे अच्छी तरह से संक्षेप में कहा है, नहीं लिखने का एकमात्र उपाय लिखना है। आपने जो लिखा है
उसमें आप हमेशा सुधार कर सकते हैं, अच्छे हिस्से को बचाकर रख सकते हैं और बाकी को छोड़ सकते हैं। जब तक आपने कुछ लिखा नहीं है, आपके विचार अस्पष्ट और असंप्रेषित रह सकते हैं। ऐसे समय होते हैं जब लिखना एक परीक्षण जैसा लगता है और कुछ भी ठोस परिणाम नहीं निकलता दिखता है। इन अवधियों के दौरान सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सफल लेखन की दिशा में परिवर्तन का हिस्सा है। गुणात्मक शोध में जल्दी लिखना शुरू करना सबसे अच्छा है। लेखन तब शुरू होता है जब हम अपना शोध प्रस्ताव शुरू करते हैं। फील्ड वर्क के दौरान हम नोट्स लेते हैं और डायरी रखते हैं। यदि हम टेप रिकॉर्डर का उपयोग करते हैं तो हम ऑडियो टेप का प्रतिलेखन भी करते हैं। यह सोचना अच्छा नहीं है कि हम डेटा एकत्र करने के बाद कुछ लिखते हैं। रिचर्डसन 1994 का कहना है कि लिखना किसी परियोजना के अंत में सफाई करना मात्र नहीं है, यह समझने और विश्लेषण करने का एक तरीका है। इसी तरह वोलकॉट का कहना है कि लेखन और अनुसंधान एक साथ चलना चाहिए। बाकी सब कुछ हो जाने के बाद इसे अंतिम चरण के रूप में देखना गलत है। जल्दी लिखने के लिए बॉक्स 28.4 देखें। बॉक्स 28.4 जल्दी लिखने के लाभ। जल्दी लिखने के स्पष्ट फायदे हैं। जब हम लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अपने अनुभवों के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इसे कैसे व्यक्त करना चाहते हैं। अपना क्षेत्रीय अध्ययन शुरू करने से पहले और अपना शोध प्रस्ताव पूरा करने के बाद लिखना सहायक होता है। हालांकि हमें अपना अध्ययन खुले दिमाग से शुरू करने के लिए कहा जाता है, हम अक्सर कुछ सैद्धांतिक विचार लेकर आते हैं। इन विचारों के बारे में लिखकर हम अपने किसी भी पूर्वाग्रह को उजागर कर सकते हैं। प्रारंभिक लेखन हमारे विचारों को प्रभावित करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं और पूर्व धारणाओं का सामना करने के बारे में है। इससे हमें उनसे बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलती है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहानुभूति महत्वपूर्ण है। यह अक्सर उन लोगों के साथ लंबा समय बिताने से आता है जिनका हम अध्ययन करते हैं, कभी-कभी 1 वर्ष से अधिक समय तक। अन्य सामाजिक विज्ञानों के विपरीत, हम अपने विषयों को केवल अध्ययन की वस्तु नहीं, बल्कि साथी मनुष्यों के रूप में देखते हैं। इस निकटता से पूर्वाग्रह का खतरा बढ़ जाता है। लेखन हमें अपने पूर्वाग्रहों, प्राथमिकताओं और लोगों के साथ जुड़ाव के साथ साथ सहभागी अवलोकन की जटिलताओं को पहचानने में मदद करता है। 28.6 लेखन शैलियाँ। अपने फील्ड वर्क के बारे में लिखते समय इसे अच्छी तरह से करना महत्वपूर्ण है। वोलकॉट के अनुसार पाठक उन रिवंश विज्ञानों की सराहना करते हैं जो व्यावहारिक और अच्छी तरह से लिखे गए हैं। अच्छी तरह से लिखी गई कृतियों को पढ़े जाने और लोकप्रिय होने की अधिक संभावना होती है। सबसे खराब परिणाम तब होता है जब हमारे फील्ड वर्क खाते बिना पढ़े रह जाते हैं, क्योंकि वे पाठकों को संलग्न करने में विफल रहते हैं। मेरा एम.फिल शोध प्रबंध पर्यवेक्षक प्रोफेसर कृष्ण प्रकाश गुप्ता ने मुझे सिखाया कि एक लेखक को पाठक पर विचार करना चाहिए। लिखते समय हमें अपने काम की समीक्षा पाठक के नजरिए से करनी चाहिए। एक कवि के विपरीत जो व्यक्तिगत पूर्ति के लिए लिख सकता है, फील्ड वर्क वृत्तांत दूसरों द्वारा पढ़ने, समझने और सराहना करने के लिए होते हैं। पहला ड्राफ्ट हमारे लिए हो सकता है, लेकिन बाद का ड्राफ्ट हमारे पाठकों के लिए है। इस अध्याय में हम विशेष रूप से मानव विज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैलियों का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे युवा छात्रों की घटना का पता लगाएंगे। हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे कि यह क्यों सफल नहीं हो सकता है और किसी की अपनी अनूठी लेखन शैली विकसित करने का महत्व क्या है। कई छात्र मानव विज्ञान में ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की, इवांस प्रिचर्ड, मार्गरेट मीड, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस और क्लिफोर्ड गिर्ट्स और टैलकॉट पार्सन्स, रॉबर्ट के मेर्टन, एम.एन.
जैसे प्रसिद्ध लेखकों के कार्यों की प्रशंसा करते हैं। समाजशास्त्र में श्रीनिवास, आंद्रे बेटेले और एंथोनी गिडेंस। इनमें से कुछ छात्र अपने पसंदीदा विद्वानों की शैलियों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे अक्सर वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक लेखक की भूमिका का प्रदर्शन अद्वितीय है और उनकी लेखन शैलियाँ वर्षों की कड़ी मेहनत और विभिन्न अत्यधिक व्यक्तिगत कारकों, जैसे कि उनकी शिक्षा की गुणवत्ता, शौक और लेखन कौशल का परिणाम है। अन्य लेखकों की शैलियों का अनुकरण करने की कोशिश करने के बजाय यह अनुशंसा की जाती है कि छात्र अपनी अनूठी लेखन शैली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसे अन्य समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों के कार्यों का अध्ययन करके और उनकी संवाद करने की क्षमता की आलोचनात्मक जांच करके प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा करने से छात्र अपने पसंदीदा लेखकों की लेखन शैलियों की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लेखन के प्रति अपना अनूठा दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। अंत में, जबकि प्रसिद्ध लेखकों के कार्यों की प्रशंसा करना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए अपनी अनूठी लेखन शैली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना अधिक फायदेमंद है। इससे वे दूसरों की शैलियों का अनुकरण करने का प्रयास करने के बजाय अपने विचारों को प्रभावी ढंग से और सटीक रूप से व्यक्त करने में सक्षम होंगे। मैं कुछ विद्यार्थियों से लेखन कौशल के बारे में बात कर रहा था। उनमें से एक ने पूछा, हमें क्या लिखना चाहिए? लिखने के लिए हमें एक कार्य की आवश्यकता है, एक शोध प्रबंध, पुस्तक, लेख, टिप्पणी, परियोजना रिपोर्ट, समीक्षा, फील्ड नोट्स या डायरी। शुरू करने से पहले हमें एक रूपरेखा या विषय सूची और एक मूल कहानी को ध्यान में रखना होगा। हमें यह भी विचार करना चाहिए कि कहानी कहने के लिए हमारे पास कितने पन्ने हैं। फील्ड वर्कर्स को पता है कि फील्ड वर्क के एक वर्ष के दौरान वे बहुत सारा डेटा एकत्र करते हैं, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों पर भी जिन्हें शुरू में जांच के लिए नहीं चुना गया था। यह सर्वेक्षण अनुसंधान से भिन्न है। सर्वेक्षण केवल चयनित विषयों पर डेटा एकत्र करते हैं, लेकिन फील्ड वर्क से इतना डेटा मिलता है कि हम समय के साथ कई पाठ बना सकते हैं। किसी फोकस वाली पुस्तक या लेख के लिए हम जिन चीजों से निपटते हैं, उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अनावश्यक डेटा को ट्रिम करना महत्वपूर्ण है। बचा हुआ कोई भी डेटा किसी अन्य टेक्स्ट में उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए हमें प्रत्येक अध्याय, अनुभाग या उपधारा की लंबाई की योजना बनाने की आवश्यकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी पाठ में नृवंश विज्ञान विवरण का वर्णन करने के लिए सीमित स्थान है। हमें विधियों, सिद्धांत, साहित्य समीक्षा, विश्लेषण, व्याख्या, सिफारिशें, निहितार्थ, उद्धृत संदर्भ और ग्रंथ सूची पर अनुभाग शामिल करने की आवश्यकता है। गुणात्मक शोध लिखने के बारे में ग्रंथों से एक बहुत महत्वपूर्ण युक्ति यह है कि हर दिन लिखने का प्रयास करें। लेखन पर मेरे एक मनोविज्ञान सेमिनार व्याख्यान के दौरान समूह की एक महिला ने कहा कि बच्चों और बहुत सारे कामों वाली विवाहित महिलाओं के लिए हर दिन लिखने के लिए समय निकालना कठिन हो सकता है। कभी-कभी वे ऐसा करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। वोलकॉट, 1990, लेखन को हमारे व्यस्त कार्यक्रम में फिट करने या विशिष्ट लेखन दिवस रखने का सुझाव देते हैं। मुख्य विचार लिखने की नियमित आदत बनाए रखना है। रीडर्स डाइजेस्ट 1998-16 में जेरेमी डैनियल ने कहा कि 300 पेज की किताब लिखना कठिन लगता है, लेकिन दिन में 2 पेज लिखना प्रबंधनीय है। यदि आप इस प्रक्रिया को 150 बार दोहराते हैं, तो आपके पास एक किताब होगी। यह आइडिया किसी भी काम में काम आ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं प्रतिदिन 500 शब्द लिखता हूँ, तो वर्ष के अंत तक मेरे पास एक पुस्तक होगी। गिर्च ने एक पूर्व साक्षात्कार, ओल्सन 1991, में उल्लेख किया था कि वह आम तौर पर प्रत्येक दिन एक पैराग्राफ लिखते हैं,
यह सुनिश्चित करते हुए कि आगे बढ़ने से पहले यह सही था। एडमंड लीच अपने विभाग में जाने से पहले दिन का अपना लेखन देर सुबह समाप्त कर लेते थे। वोलकॉट 1990 ने उल्लेख किया कि जब वह लिखने में व्यस्त थे तो उनकी उत्तर देने वाली मशीन कहती थी, क्षमा करें, हैरी लिख रहा है, वह अब आपसे बात नहीं कर सकता। लेखन कार्यक्रम पर टिके रहने के लिए इस प्रकार का समर्पण आवश्यक है। यदि हम अपने लेखन को कई दिनों या हफ्तों तक नहीं फैलाते हैं तो जल्दी खत्म करने का दबाव साहित्यिक चोरी या कम गुणवत्ता वाले काम का कारण बन सकता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब समय सीमा नजदीक आ रही हो। दोनों अंश किसी विशेष घटना का विवरण प्रदान करते हैं, लेकिन वे जानकारी प्रस्तुत करने के तरीके में भिन्न हैं। पहला अंश अप्रत्यक्ष शैली का उपयोग करता है, जबकि दूसरा अंश प्रत्यक्ष शैली का उपयोग करता है। पहले अंश में लिखने की अप्रत्यक्ष शैली अधिक वस्तुनिष्ठ और अलग परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। यह सीधे तौर पर प्रतिभागियों के कार्यों या विश्वासों का श्रेय स्वयं को नहीं देता है, बल्कि विशेषज्ञ फील्ड वर्कर द्वारा देखे गए कार्यों और विश्वासों का वर्णन करता है। यह दृष्टिकोण निष्पक्षता बनाए रखने और पूर्वाग्रह से बचने में उपयोगी हो सकता है। दूसरी ओर, दूसरे अंश में लिखने की प्रत्यक्ष शैली अधिक व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है। यह प्रतिभागियों के कार्यों और विश्वासों को सीधे तौर पर स्वयं को जिम्मेदार ठहराता है। यह दृष्टिकोण प्रतिभागियों की भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने में उपयोगी हो सकता है। सीधी शैली में लिखने के लाभ: अधिक व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो प्रतिभागियों की भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने में उपयोगी हो सकता है। पाठक के लिए यह अधिक आकर्षक हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें प्रतिभागियों से अधिक जुड़ाव महसूस करने की अनुमति देता है। सीधी शैली में लिखने के नुकसान: पूर्वाग्रह का खतरा अधिक हो सकता है, क्योंकि लेखक की व्यक्तिगत मान्यताएं और अनुभव प्रतिभागियों के कार्यों और मान्यताओं का वर्णन करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष शैली जितनी वस्तुनिष्ठ या अलग नहीं हो सकती, जो कुछ शोध संदर्भों में महत्वपूर्ण हो सकती है। अप्रत्यक्ष शैली में लिखने के लाभ: अधिक वस्तुनिष्ठ और अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो निष्पक्षता बनाए रखने और पूर्वाग्रह से बचने में उपयोगी हो सकता है। अधिक संक्षिप्त और कुशल हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रतिभागियों के कार्यों या विश्वासों को सीधे तौर पर स्वयं को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है। अप्रत्यक्ष शैली में लिखने के नुकसान: पाठक के लिए यह कम आकर्षक हो सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर प्रतिभागियों के कार्यों और विश्वासों को स्वयं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता है। प्रत्यक्ष शैली जितनी व्यक्तिगत या व्यक्तिपरक नहीं हो सकती, जो कुछ शोध संदर्भों में महत्वपूर्ण हो सकती है। निष्कर्षतः, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शैलियों में लेखन के बीच का चुनाव शोध संदर्भ और शोधकर्ता के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। दोनों शैलियों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और उनके बीच का चयन अनुसंधान परियोजना की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। 28.7 पहला ड्राफ्ट। लिखना शुरू करना एक कठिन काम हो सकता है, खासकर जब आप एक खाली पेज देख रहे हों। अपने लेखन की गुणवत्ता से निराश होना आम बात है, लेकिन याद रखें कि समय के साथ इसमें सुधार होगा। जैसे जैसे आप अपने मसौदे पर काम करते हैं, आप अपनी और दूसरों की प्रतिक्रिया के आधार पर सुधार कर सकते हैं। मेरे एक शिक्षक कहा करते थे, अपना प्रारंभिक कार्य दूसरों को दिखाने से न डरें। आपके द्वारा तैयार किया गया पहला ड्राफ्ट प्रकाशित होने वाले अंतिम संस्करण के समान नहीं है। प्रत्येक ड्राफ्ट सुधार करने का एक अवसर है, और दूसरों की प्रतिक्रिया आपको अपना लेखन निखारने में मदद कर सकती है। विभिन्न लेखन शैलियों पर बॉक्स 28.5 देखें। बॉक्स 28.5। क्या आपको पहला ड्राफ्ट लिखना चाहिए? सभी लेखक और लेखक एकाधिक ड्राफ्ट लिखने और संशोधित करने के एक ही पैटर्न का पालन नहीं करते हैं।
उदाहरण के लिए क्लिफोर्ड गिब्स, जैसा कि ओल्सन 1991 में बताया गया है, आम तौर पर ड्राफ्ट नहीं लिखते हैं। वह शुरू से अंत तक लिखते हैं और अंत में केवल कुछ टचअप करते हैं। इसी तरह प्रोफेसर आंद्रे बेटेले केवल एक मसौदा लिखते हैं और कोई बदलाव नहीं करते हैं। ये व्यक्तिगत शैलियां हैं जिन्हें विकसित होने में समय और प्रयास लगता है। हालांकि कुंजी यह है कि आप अपने लेखन में सावधान रहें और अपने शब्दों को कीमती पत्थरों की तरह संभालें। एक बार जब आपके पास ड्राफ्ट पूरा हो जाए, तो आप उसका संपादन और संशोधन शुरू कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां आप साथियों और पर्यवेक्षकों से मिले फीडबैक के आधार पर बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी भाषा में सुधार कर सकते हैं, सामान्य गलतियों को सुधार सकते हैं और किसी भी अस्पष्टता या अनावश्यक वाक्य को हटा सकते हैं। अपने अनुभव में मैंने पाया है कि अपने काम को जोर से पढ़ने से आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जिनमें सुधार की आवश्यकता है। संक्षेप में, पहला ड्राफ्ट लिखना डराने वाला हो सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक शुरुआती बिंदु है। प्रत्येक ड्राफ्ट के साथ आप सुधार कर सकते हैं और अपने लेखन को परिष्कृत कर सकते हैं। दूसरों से प्रतिक्रिया लेने से न डरें और अपने शब्दों को सावधानी से संभालने के लिए समय निकालें। अंतिम मसौदा प्रयास के लायक है। जब हमारे पास कोई मसौदा नहीं होता है, तो हमारे विचार अमूर्त रह सकते हैं और उन्हें संप्रेषित करना कठिन हो सकता है। वोलकोट 1995 के अनुसार लेखन हमारे विचारों को स्पष्ट करने और नए विचार उत्पन्न करने में मदद करता है। जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो हमारे संबंध बनाने और नए विचार खोजने की अधिक संभावना होती है। उदाहरण के लिए, मेरी डॉक्टरेट की पढ़ाई के दौरान मुझसे फील्डवर्क में नैतिकता के बारे में बात करने के लिए कहा गया था। उस समय मुझे यकीन नहीं था कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपना पेपर लिखना शुरू किया, मेरे पास कई नई अंतर्दृष्टि थी जिन्हें मैं विकसित करने में सक्षम था। जैसा कि हॉवर्ड बेकर 1986 कहते हैं, लेखन सोच है। मात्रात्मक शोधकर्ताओं को गुणात्मक शोधकर्ताओं जितना लेखन संबंधी मुद्दों से नहीं जूझना पड़ता, क्योंकि उनके पास लिखने के लिए एक निश्चित संरचना होती है। हालांकि डेटा की व्याख्या अभी भी महत्वपूर्ण है और इसके लिए रचनात्मकता और गुणात्मक भाषा की आवश्यकता है। लेखन के संदर्भ में मात्रात्मक और गुणात्मक शोध के बीच अंतर है। मात्रात्मक शोध में निष्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और लेखन शैली कम प्रासंगिक है। ये पाठ लेखकतस्थ हैं क्योंकि लेखक कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत गुणात्मक अनुसंधान, जैसे नृवंश विज्ञान, लेखक संतृप्त है। इसका मतलब यह है कि पाठ को समझने के लिए लेखक का अद्वितीय दृष्टिकोण आवश्यक है। किसी गुणात्मक पाठ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें लेखक की पृष्ठभूमि को जानना होगा। इसमें उनकी सामाजिक विशेषताएं, उनके क्षेत्रीय कार्य के तरीके और उनके व्यक्तिगत अनुभव शामिल हैं। नृवंश विज्ञान के संदर्भ को समझने के लिए फील्ड वर्कर की डायरी एक मूल्यवान उपकरण है। संक्षेप में, लेखन हमारे विचारों को स्पष्ट करने और नए विचार उत्पन्न करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। लेखन के संदर्भ में मात्रात्मक और गुणात्मक शोध के बीच अंतर है। मात्रात्मक शोध में अंतिम निष्कर्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और लेखन शैली कम प्रासंगिक होती है। इसके विपरीत गुणात्मक शोध लेखक संतृप्त है और पाठ को समझने के लिए लेखक का अद्वितीय दृष्टिकोण आवश्यक है। किसी गुणात्मक पाठ को पूरी तरह से समझने के लिए हमें लेखक की पृष्ठभूमि को जानना होगा। चिंतन और क्रिया अभ्यास। उस समय के बारे में सोचें जब आपको लिखने में कठिनाई हो रही थी। आपने इस चुनौती पर कैसे काबू पाया? आप अपनी लेखन शैली को किन तरीकों से सुधार सकते हैं?
आप अपने विचारों को स्पष्ट करने और नए विचार उत्पन्न करने के लिए लेखन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? आप अपनी लेखन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन तरीकों से इसमें सुधार कर सकते हैं? चिंतन और क्रिया 28.5 तुलनात्मक विधि पर 4 पेज लिखें और अगले दिन पढ़ें कि आपने क्या लिखा है। क्या आपको पाठ बदलने की आवश्यकता महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि शब्दों और वाक्यों में बदलाव करने से पाठ बेहतर ढंग से पढ़ा जा सकता है? क्या आपको लगता है कि कुछ और जोड़ने या यहाँ-वहाँ से कोई शब्द हटाने या कुछ अभिव्यक्तियों को संशोधित करने से आप जो व्यक्त करना चाहते हैं, वह बेहतर ढंग से संप्रेषित होगा? आप आगे बढ़ सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं और ड्राफ्ट अपने अध्ययन केंद्र में MSO 002 के अपने दोस्तों साथी शिक्षार्थियों को दे सकते हैं। उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद आप अपने पाठ में और बदलाव करना चाह सकते हैं। तुलनात्मक विधि एक शोध दृष्टिकोण है जिसमें समानता और अंतर की पहचान करने के लिए 2 या 2 से अधिक मामलों की तुलना करना शामिल है। इस पद्धति का व्यापक रूप से सामाजिक विज्ञानों, विशेषकर मानव विज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में उपयोग किया जाता है। तुलनात्मक विधि शोधकर्ताओं को एक छोटे नमूने के विश्लेषण के आधार पर बड़ी आबादी के बारे में सामान्यीकरण करने और निष्कर्ष निकालने की अनुमति देती है। तुलनात्मक पद्धति के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह शोधकर्ताओं को कुछ चर को स्थिर रखते हुए जबकि अन्य को अलग-अलग करके बाहरी चर को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इससे कार्यकारण स्थापित करने और पैटर्न की पहचान करने में मदद मिलती है। दूसरा, यह शोधकर्ताओं को विभिन्न संदर्भों और संस्कृतियों में सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का परीक्षण करने में सक्षम बनाता है। इससे शोध निष्कर्षों की बाहरी वैधता बढ़ती है और उनकी सामान्यीकरण क्षमता बढ़ती है। तीसरा, यह अंतरसांस्कृतिक समझ और तुलनात्मक ज्ञान को बढ़ावा देता है, जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और साक्ष्य आधारित नीतियों को विकसित करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, तुलनात्मक पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे पहले, तुलना किए जा रहे मामलों के बीच उच्च स्तर की तुलना की आवश्यकता होती है। इसे हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या भौगोलिक संदर्भों के मामलों की तुलना की जाती है। दूसरा, यह समय लेने वाला और संसाधनघन हो सकता है, क्योंकि इसके लिए व्यापक डेटा संग्रह और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तीसरा, यह पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता से ग्रस्त हो सकता है, क्योंकि शोधकर्ता अपनी धारणाओं, मूल्यों और दृष्टिकोणों के आधार पर डेटा की अलग-अलग व्याख्या कर सकते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए शोधकर्ताओं को तुलनात्मक पद्धति के लिए एक कठोर और व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है। इसमें कई चरण शामिल हैं। सबसे पहले, उन्हें शोध प्रश्न और अध्ययन के दायरे को परिभाषित करने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि तुलना किए जा रहे मामले प्रासंगिक और तुलनीय हैं। दूसरा, उन्हें स्पष्ट और सुस्पष्ट मानदंडों के आधार पर मामलों का चयन करना होगा। इससे पूर्वाग्रह को कम करने और तुलनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। तीसरा, उन्हें मानकीकृत तरीकों और उपकरणों का उपयोग करके डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इससे विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। चौथा, उन्हें स्थापित सिद्धांतों और रूपरेखाओं का उपयोग करके डेटा की व्याख्या करने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि निष्कर्ष सार्थक और प्रासंगिक हैं। तुलनात्मक विधि कई प्रकार की होती है, जिनमें केस कंट्रोल विधि, कोहोर्ट विधि, क्रॉस सेक्शनल विधि और अनुदैर्ध्य विधि शामिल हैं। प्रत्येक विधि की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं, और शोधकर्ताओं को वह चुनना होगा जो उनके शोध प्रश्न और डिजाइन के लिए सबसे उपयुक्त हो। केस नियंत्रण विधि में किसी विशेष परिणाम या विशेषता वाले मामलों की तुलना उस परिणाम या विशेषता के बिना नियंत्रण से करना शामिल है।
यह विधि बीमारियों या दुर्घटनाओं जैसी दुर्लभ या दुर्लभ घटनाओं का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। समूह विधि में किसी विशेष परिणाम या विशेषता की घटना और व्यापकता की पहचान करने के लिए समय समय पर व्यक्तियों के समूह का अनुसरण करना शामिल होता है। यह विधि बीमारियों या स्थितियों के प्राकृतिक इतिहास और जोखिम कारकों का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। क्रॉस सेक्शनल विधि में एक ही समय में एक नमूने से डेटा एकत्र करना शामिल है। यह विधि किसी विशेष परिणाम या विशेषता की व्यापकता और वितरण का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। अनुदैर्ध्य विधि में समय में कई बिंदुओं पर एक नमूने से डेटा एकत्र करना शामिल है। यह विधि समय के साथ किसी विशेष परिणाम या विशेषता में परिवर्तन और रुझान का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। निष्कर्षतः तुलनात्मक विधि एक मूल्यवान शोध दृष्टिकोण है जो शोधकर्ताओं को छोटे नमूने के विश्लेषण के आधार पर बड़ी आबादी के बारे में सामान्यीकरण करने और निष्कर्ष निकालने में मदद कर सकता है। हालांकि तुलनीयता, विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर और व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक स्पष्ट अनुसंधान डिजाइन का पालन करके, उचित मामलों का चयन करके, मानकीकृत तरीकों का उपयोग करके डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना, और स्थापित सिद्धांतों और रूपरेखाओं का उपयोग करके निष्कर्षों की व्याख्या करना, शोधकर्ता अपने तुलनात्मक अनुसंधान की गुणवत्ता और प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इस प्रतिबिंब को लिखने के बाद मैंने इसे ध्यान से पढ़ा और पाठ की स्पष्टता और सुसंगतता को बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए। मैंने अपने विचारों को बेहतर ढंग से संप्रेषित करने के लिए कुछ वाक्यों में बदलाव किया, कुछ शब्द जोड़े और कुछ अभिव्यक्तियों को संशोधित किया। मैंने फीडबैक के लिए अपने दोस्तों और MSO 002 के साथी शिक्षार्थियों को अपने अध्ययन केंद्र में ड्राफ्ट भी दिया। उनकी टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर मैंने पाठ को बेहतर बनाने के लिए और बदलाव किए। कुल मिलाकर मुझे इस प्रतिबिंब को लिखने और संशोधित करने की प्रक्रिया एक मूल्यवान सीखने का अनुभव लगी। इससे मुझे तुलनात्मक पद्धति के बारे में अपनी समझ को स्पष्ट करने, इसकी शक्तियों और सीमाओं पर विचार करने और इसके अनुप्रयोगों और निहितार्थों पर अधिक सूक्ष्म और महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य विकसित करने में मदद मिली। मैं अपने अनुसंधान कौशल में सुधार लाने और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान विधियों के बारे में अपने ज्ञान को गहरा करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस अभ्यास की अनुशंसा करूंगा। 28.8 फील्डवर्क लिखना। निष्कर्ष। अंत में मैं फील्डवर्क में लेखन के महत्व पर जोर देना चाहूंगा। हमारे फील्ड नोट्स हमारे नृवंश विज्ञान ग्रंथों की नींव के रूप में काम करते हैं और हमारी डायरी प्रविष्टियां अक्सर हमारे मोनोग्राफ में अपना रास्ता खोज लेती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने फील्डवर्क खाते यथाशीघ्र और यथासंभव विस्तृत विवरण के साथ लिखें। यह न केवल उन लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है जिनका हम अध्ययन करते हैं, बल्कि उस वैज्ञानिक समुदाय के प्रति भी है जिसका हम हिस्सा हैं। दुर्भाग्य से कई क्षेत्रीय अध्ययन अलिखित और असूचित रह गए हैं, जो अकादमिक समुदाय और अध्ययन किए जा रहे लोगों दोनों के लिए एक नुकसान है। जैसा कि वोलकॉट 1995 और श्रीनिवास 1996 ने नोट किया है, फील्डवर्क के प्रमुख पहलू के रूप में लेखन को प्राथमिकता देना आवश्यक है। एक कारक जो लेखन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है वह सिद्धांत है जिसे लेखक मानता है। किसी पाठ में प्रयुक्त तकनीकी शब्द और अवधारणाएं अक्सर उस सैद्धांतिक ढांचे से उत्पन्न होती हैं जो अनुसंधान का मार्गदर्शन करता है। हालांकि मैंने इस अध्याय में सिद्धांत की भूमिका के बारे में विस्तार से नहीं बताया है, क्योंकि डेटा विश्लेषण के संदर्भ में इसकी चर्चा अधिक उपयुक्त रूप से की गई है। संक्षेप में, लेखन फील्डवर्क का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह आवश्यक है कि हम इसे अपने शोध में प्राथमिकता दें। हमारे फील्ड नोट्स और डायरी प्रविष्टियां हमारे नृवंश विज्ञान ग्रंथों की नींव के रूप में काम करती हैं
और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने फील्डवर्क खातों को जल्द से जल्द और यथासंभव सावधानी से लिखें। ऐसा करके हम वैज्ञानिक समुदाय में योगदान दे सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन लोगों का हम अध्ययन करते हैं उनकी आवाज़ और अनुभव सुने जाएं।